हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस प्लेनेट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट में। आज है 4 जुलाई 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत किस देश से 21 मिग व 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी भारत की ओर से कौन से देश से जो 21 मिग और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही गई है? तो ये की गई है रूस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने है कि वर्तमान जो स्थिति है दोस्तों, आपको भी इस चीज़ से लगातार अखबार की सुर्खियों न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे होंगे कि भारत और चीन के मध्य जो तनाव की स्थिति है उसी के मध्य 21 मिग और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने 21 मिग और 29 और 12 सुखोई जो Su-30 MKI ये इस जो सुखोई लड़ाकू विमान है उसका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी का या क्या नाम है उनका। तो सुखोई विमान Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड की मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये जो विमान है दोस्तों भारत रूस से खरीद रहा है। ठीक है, तो इसका जो लगभग बजट रहने वाला है वो है 10,730 करोड़ रुपए का बजट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन, जो कि भारत में अभी रिसेंटली भारत की सबसे लंबी जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम क्या प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है। तो रामायण है क्या, शेषनाग है क्या, या फिर दोबारा आ गया क्या रामायण? वंदे भारत आ गया, रामायण आ गया, यहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर बी। तो अभी रिसेंटली हाल ही में इंडियन रेलवे ने जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी ट्रेन तैयार की है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये आपके सामने है इम्पोर्टेंट वाक्य कि इंडियन रेलवे ने शेषनाग नाम से जो ट्रेन चलाई है अब तक की वो सबसे लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी है? 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसका नाम क्या है? शेषनाग है। किसके द्वारा से ये संचालित की गई है? इंडियन रेलवे के द्वारा से। ठीक है दोस्तों, ये शेषनाग जो ट्रेन है किस प्रकार की ट्रेन है? तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव ट्रेन है जिसके अंदर 4 इंजन है, 4 सेट लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव के। ठीक है दोस्तों, ये अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और आपको पता है कि रेल के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास 1843 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने किए थे, जो कि निजी कंपनियों के समक्ष यानी कि निजी कंपनियों के हितों के लिए किए थे। और भारत के अंदर सर्वप्रथम ट्रेन कब चली थी? 1853 को चली थी। और कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और भारत की जो रेल है दोस्तों वो एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन विश्व के अंदर बात करें तो विश्व में भारत का रेल नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। अब मैं बात करूं कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? VK यादव, विनोद कुमार यादव। क्या है? विनोद कुमार यादव इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है कैबिनेट में? तो वो है पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, पीयूष गोयल। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है कि अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने या भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी है ये चलाई है। इसमें कितने इंजन है? 4 इंजन है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन है। और भारत का जो इस रेलवे के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास 1843 में किए गए थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय में निजी कंपनियों के लिए। और भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं दोनों ही।
अब बात करते हैं कि इंडियन रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। तो इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। भारतीय रेल जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेल है और विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे नेटवर्क है। दूसरी बात करूं कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव हैं। और वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि हाल ही में विश्व भर में लगातार बढ़ते हुए ई कचरा को पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है कि जो ई वेस्ट है वो पर्यावरण के लिए एक घातक हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। तो ऐसी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? क्या अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग ने जारी की है, क्या विश्व बैंक ने जारी की है, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, या यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है? तो ये जो रिपोर्ट है यूएन ने की है जारी। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके सारी जानकारी करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि लगातार जो ई कचरा बढ़ रहा है कंप्यूटर के जो क्षेत्र, इस कंप्यूटर का वेस्ट देख ले, चाहे मोबाइल का, चाहे टीवी का, चाहे वॉशिंग मशीन का, चाहे फ्रिज का, चाहे अन्य कई प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका जो वेस्ट इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पे फैल रहा है, जिससे कि जो ई कचरा है उससे पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो कचरा है इससे बहुत अनेकों प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं जो कि एक घातक है, नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रिपोर्ट अभी जारी किसने की है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। तो इसका उत्पादन में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के अंदर कौन सा देश अग्रणी है? तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है 1.01 करोड़ टन। और दूसरा बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका एक साल में कितना करता है उत्पादन, 69 लाख टन। भारत कितना करता है, 32 लाख टन। और इसमें यानी कि जो कचरा है या कंप्यूटर या मोबाइल, टीवी, वॉशिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, इससे किस किस प्रकार के हानिकारक जो तत्व निकलते हैं जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण होने की पूरी संभावना है या फिर घातक तरीके का पर्यावरण प्रदूषण होता है। कैडमियम, ठीक है दोस्तों, निकिल, क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और बेरिलियम। तो ये तमाम प्रकार के प्रदूषक जो गैसें हैं जहरीली, ये पर्यावरण में इनको जलाने से या फिर इनके वेस्ट से फैलती हैं दोस्तों। तो इसलिए इसकी चिंता जताई है, किसने जताई है इसकी चिंता, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म निर्माता थी या पत्रकार थी या फिर नेता थी या कोरियोग्राफर थी? तो जो सरोज खान है दोस्तों, इनका निधन हुआ है अभी रिसेंटली। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो किन से है? तो इनका निधन कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इनका निधन हुआ 3 जुलाई को। ठीक है, ये थी एक कोरियोग्राफर, प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर थी जिन्होंने बहुत जो बॉलीवुड है इसमें अपना एक नाम छोड़ा है, अपनी एक मिसाइल छोड़ी है सरोज खान ने, जो कि एक कोरियोग्राफर थी। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो इनके बारे में अपन इर्द गिर्द की सारी जानकारी देखते हैं। एक बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कोर्डियो अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। और कोरियोग्राफर जो सरोज खान को फिल्म लगान के लिए अमेरिकन कोरियोग्राफर अवार्ड का भी सम्मानित किया गया था। यानी कि जो कोरियोग्राफर सरोज खान है जिनका निधन हुआ है, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी लगान। इस लगान फिल्म के कारण ये इतनी हिट हुई थी कि अमेरिका का जो कोरियोग्राफी अवार्ड है वो इस फिल्म के चलते इनको दिया गया था। और भी अन्य पुरस्कार मिले हैं, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सरोज खान बेसिकली महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती थी और महाराष्ट्र में ही आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी कि जो भारत की सबसे जो फिल्म इंडस्ट्री है सबसे बड़ी, तो वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई में है। तो बात करें इनको कौन कौन से पुरस्कार और मिले, तो इनको बेस्ट कोरियोग्राफर राष्ट्रीय पुरस्कार 2007 में मिला जब वी मेट फिल्म के लिए। ठीक है दोस्तों, और फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको 2002 में मिला था देवदास फिल्म के कारण। अमेरिका कोरियोग्राफर जो अवार्ड मिला था इनको 2002 में मिला था
वो लगान फिल्म के कारण। वर्ष 2020 में बॉलीवुड के कुछ शख्सियतों के जो भारत ने खोया है उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो एक तो इरफान खान, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, इरफान खान, ठीक है दोस्तों, ये भी एक प्रतिष्ठित बॉलीवुड के अभिनेता थे, ठीक है। इसी के साथ ऋषि कपूर, इसी के साथ साई गुडवीर, सचिन कुमार, मनप्रीत ग्रेवाल, मोहित बघेल, वाजिद खान, और अंतिम जो नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत का। और सुशांत सिंह राजपूत कहाँ के थे? बिहार के थे दोस्तों, जिनकी आत्महत्या की इन्होंने और सुसाइड केस में इनकी मृत्यु है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ की जो शॉर्ट स्टोरी है प्राइज 2020 के लिए किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसके लिए सम्मानित साइना नेहवाल, कृतिका पांडे, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जो कि आपको फोटो में दिख रही है, कृतिका पांडे। इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। चलिए इस प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो और अधिक जानकारी में मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ कि हाल ही में झारखंड की है ये कृतिका पांडे, जिनको एशिया सीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। और कृतिका पांडे को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। और कॉमनवेल्थ की जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज है, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत 2012 से की गई थी। यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैम्ब्रियन सीजन के विजेताओं को भी दिया जाता है। और इस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? वो मिलती है 2500 पाउंड नगद राशि के रूप में मिलता है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक दिया जाता है क्या दोस्तों? एक मेडल दिया जाता है। तो इतनी चीज़ें इससे पुरस्कार के अंदर मिलती है। तो कृतिका पांडे का संबंध किससे है? झारखंड से है दोस्तों। इनको कौन सी स्टोरी के लिए मिला है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इनको ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और ये शॉर्ट जो स्टोरी है दोस्तों, ये कौन कौन से देशों को भी दिया जाता है? तो आपके सामने इसमें राशि कितनी मिलती है? 2500 पाउंड मिलती है, एक मेडल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि केरल राज्य सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से अपने राज्य में लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? यानी कि ऐसे प्रवासी मजदूर या ऐसे प्रवासी जो पेशेवर हैं, यानी कि जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए केरल राज्य सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस कोविड-19 के कारण, जो लॉकडाउन के कारण, लगभग भारत में सभी प्रवासी मजदूर कौन से? जो अपने स्थायी लोकल जो राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। चाहे वो विदेश मान लो तो वो भी प्रवासी मजदूर कहलाएंगे, चाहे वो अपने ही देश में अन्य राज्यों में काम कर रहे हो वो भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि पेशेवरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है केरल ने। तो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर नई, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर केरला, मातृभूमि। तो इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आप बताएं फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किस लिए चलाया गया है? ये केरल के जो लोग हैं जो विदेशों में पैसे कमा रहे थे, विदेशों में अपनी इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए अपने राज्य में इन्वेस्ट करवाने के लिए या अपने राज्य में उनका कौशल प्रशिक्षण करवाने के लिए एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार ने। केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए, लौटने वालों की क्षमता और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया या इसकी घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य
प्रवासी जो मजदूर हैं या प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य को समग्र विकास के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि हाल ही में मत्स्य संपदा का जो संस्करण था, फर्स्ट संस्करण था, तो इसका लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। नरेंद्र मोदी है, गिरिराज सिंह है, गजेंद्र सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा क्या? बी। क्या होगा? गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह जो हैं दोस्तों, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इनका जो राज्य है वो तो है क्या? बिहार। और इनकी जो लोकसभा क्षेत्र वो है बेगूसराय। आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा। कन्हैया कुमार के अपोजिट या सामने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से बेगूसराय से कौन थे? गिरिराज सिंह बीजेपी से थे, जो कि क्या बने? कैबिनेट में जो इनको क्या दिया गया? डेयरी, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य संपदा जो मंत्रालय है, मत्स्य विभाग का मंत्रालय है, वो गिरिराज सिंह को दिया गया था। गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? बेगूसराय था। इनके विपक्ष में या इनके सामने कौन खड़ा हुआ था? कन्हैया कुमार, जिनको क्या तिहाड़ जेल में दिया गया था देशद्रोह के केस के चलते हुए। तो अभी इनके ऊपर केस चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा क्षेत्र आपको पता चल गया। इनका जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार से। और ये क्या है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री हैं कैबिनेट सरकार में, जिन्होंने मत्स्य संपदा का जो पहला संस्करण है वो लॉन्च किया है। तो और बातें इस प्रश्न की अपन देखते हैं। गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण, और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, और गिरिराज सिंह का मैंने आपको लोकसभा क्षेत्र भी बता दिया है, द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा से पहले संस्करण का जो उद्घाटन किया, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, ठीक है दोस्तों, के संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों को भी जारी किया गया, और न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर यह प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विजडन द्वारा 21वीं सदी का जो टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान जो वैल्यूएबल क्रिकेटर है वो किसे चुना गया? तो सबसे मूल्यवान जो क्रिकेटर है दोस्तों वो क्या? महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा या विराट कोहली या रविंद्र जडेजा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? रविंद्र जडेजा को 2020 का सबसे वैल्यूएबल क्रिकेट खिलाड़ी जो कि टेस्ट का 21वीं सदी का विजडन द्वारा सम्मानित किया गया, उसके लिए चुना गया। चलिए इस प्रश्न की भी बात करते हैं कि विजडन ने रविंद्र जडेजा को चुना है भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो भारत के जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत के 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP, शॉर्ट में भी आ सकता है, MVP के लिए किसे चुना गया है? तो MVP के लिए पहले विराट कोहली थे, अब किसको चुना गया है? अब चुना गया है 2020 का रविंद्र जडेजा को। और रविंद्र जडेजा का जो कैरियर 2009 में शुरुआत की गई थी, और 2020 तक भारत के लिए इन्होंने 49 टेस्ट मैच खेले और 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है, मेरे को फटाफट बता दीजिए। सुमेर सिंह है क्या? सुमेर सिंह पांडे हैं क्या? कमलजीत सिंह है क्या? इंद्रमणि पांडे है क्या? कल्पना सिंह है क्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंद्रमणि पांडे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए इस क्वेश्चन की सारी जानकारी आपको मिलती है यहाँ पे। इंद्रमणि पांडे होंगे जिनेवा में भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधित्व। वरिष्ठ जो राजनयिक हैं इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? इंद्रमणि पांडे।
जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी अभी चुना गया था और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल है। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? वर्तमान में हमारे जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को भारत का जो 2020 के लिए WHO के विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन्हीं निकायों में राजीव के चंदर और भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो सीधी सीधी बात आए कि इंद्रमणि से पहले कौन थे? राजीव के चंदर थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो किस देश की पहली लेफ्टिनेंट जनरल महिला बनी है? निगार जौहर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला जापान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। निगार जौहर है वो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान की जो और भारत की जो सीमा लगती है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और इस क्वेश्चन की और जानकारी के लिए अपन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सेना ने निगार जौहर को नियुक्त किया है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल को निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत करने वाली महिला अधिकारी बनी। और अधिकारी पाकिस्तान को पाक सेना से पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है दोस्तों। और आज का मैं आपसे ऐसा करता हूँ कि रोज़ आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वर्तमान में आईसीसी का सीईओ कौन है? वर्तमान में आईसीसी का सीईओ कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। कल मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर बताऊंगा और उसके आगे शुरू कर देंगे। रोज़ आप डेली एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में अपन 2-2, 3-3 क्वेश्चन करेंगे जो कि किसी विशेष सब्जेक्ट पे ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। आज आपका क्वेश्चन है खेलकूद से कि आईसीसी का सीईओ कौन है। कल मैं आपको आईसीसी के बारे में पूरी बातें करूंगा। आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर भी करेंगे, आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर भी करेंगे, महिलाओं लोग को भी लेकर करेंगे, और जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे उनको लेकर भी T20 वर्ल्ड कप उसको लेकर भी करेंगे। सारी जानकारी अपन आईसीसी करेंगे कल। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। और आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।